जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। आज के क्लासेस में हम लोग रेजिस्टेंस से जुड़े जो भी है टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह हो गया और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, और फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ हम लोग इस सेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन लोगों ने इस अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और जल्दी से जल्दी इस सेशन को, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मिल के पढ़ा जाए हम लोग इस सेशन को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है? कहता है रेजिस्टेंस जो है मेटेलिक कंडक्टर में इंक्रीज करता है लीनियरली, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और इधर से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, इधर देखिए रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है लीनियरली। यहाँ देख सकते हैं आप, एक ये जो हो गया 0 से लेके R0 तक, ये जो है किसी भी कंडक्टर का पहले से रेजिस्टेंस होगा। कोई एक कंडक्टर है उसमें पहले से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारे इन्वायरमेंट में एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, उस नॉर्मल टेम्परेचर में एक कंडक्टर है जिसका एक पहले से कुछ रेजिस्टेंस है 0 से R0 तक। उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो लीनियरली जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का खेला हो रहा है यहाँ पे। ठीक, पहला पॉइंट बोलता है R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस R0। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो गया? R0 हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग R1 माइनस R0 को लेते हैं, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 के। ठीक, कैसे? अगर R0, ये जो R0 है ये पहले का रेजिस्टेंस है मटेरियल का, कोई भी कंडक्टर या मटेरियल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग बढ़ा देंगे तो R1 माइनस R0 भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं R1 माइनस R0 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 होता है। पहले का जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब उस कंडक्टर के जगह पे हम लोग दूसरा मटेरियल का कोई कंडक्टर ले लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, अब उस रेजिस्टेंस का निकालेंगे कैलकुलेशन करके, तो वहां देखेंगे R1 माइनस R0 जो है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया है पहला पॉइंट में R1 माइनस R0 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 है, यानी पहले का रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। बोल रहा है कि R1 माइनस R0 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर है। ठीक है, T1 पे। तो ये कैसे हुआ? पहले तो एक इन्वायरमेंट में हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो R1 माइनस R0 भी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर T1 को हम लोग घटाते हैं तो R1 माइनस R2 भी घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R1 ये हो गया और R0 ये हो गया। ठीक है, तो इसको जो हम लोग R0 माइनस ये पहले का रेजिस्टेंस है R0, पहले का रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का उसको हम लोग हटा देंगे R1 से, तो जो भी रेजिस्टेंस बचा हुआ रहेगा वो इस टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो रिजल्ट आया R1 माइनस R0 को घटाने के बाद जो रेजिस्टेंस आया वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया। यानी कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ है, अगर उस नॉर्मल टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें उसके रेजिस्टेंस में वैरी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो पहले का रेजिस्टेंस जो है R0 पहले का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का, उसको जो है R1 से माइनस कर देंगे, यानी अभी का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो उससे माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है हम लोगों को, हम लोग केवल इतना ही समझना है कि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन मिले वो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ज्यादा डीपली पढ़ने से फायदा नहीं है, स्मार्टली पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और सही बोल रहा है। जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर में, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर में, टेम्परेचर घटाएंगे
तो रेजिस्टेंस घटेगा कंडक्टर में। ठीक है, अगर अलग अलग मटेरियल हम लोग लिए हुए हैं, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन लिए हुए हैं, तो उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो 1 2 ये हम लोगों ने देखा, उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, R1 माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट इंटू T1। और एक दूसरा लिखा हुआ है R1 माइनस आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा नोट इंटू आर नोट इंटू T1। ठीक है, ये अल्फा नोट क्या है? अल्फा नोट को हम लोग जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो 0 टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो अल्फा नोट होता है। ठीक है, और ये अल्फा नोट जो है वो डिपेंड करता है किसमें? मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह का मटेरियल होगा उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका वो होगा, और जिस तरह का उस मटेरियल में टेम्परेचर हम लोग देंगे उसका अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो अल्फा हम लोग क्या समझ लिए? अल्फा हो गया किसी भी मटेरियल का जिसका हम लोग बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। कुछ कुछ फॉर्मूला से ही, 2-3 फॉर्मूला ही मैं बताऊंगा आपको, उसी 2-3 फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T1। ठीक है, अगर R1 का वैल्यू हम लोग को पता है, R1 मीन्स क्या कि पहले आर नोट था, आर नोट एक कंडक्टर का पहले से रेजिस्टेंस है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस मिला उसको हम लोग R1 बोलते हैं। ठीक है, और पहले का रेजिस्टेंस जो है वो आर नोट हो गया, और T1 जो है नॉर्मल टेम्परेचर पहले था, T नोट नॉर्मल टेम्परेचर था पहले। ठीक है, अब टेम्परेचर जो बढ़ाएं वो हो गया T1। ठीक है, तो इसी को लेते हुए इस फॉर्मूला में जो है वो हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग मिलके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अल्फा नॉट इज इक्वल टू R1 माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू T1। ठीक है, अगर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अल्फा नोट अगर पूछ दिया कि अल्फा नोट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर नोट का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा, R1 का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, और फिर हम लोग इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए देखिए, पॉइंट ए में दिया हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 एट T1 डिग्री सेल्सियस। अल्फा 1 यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहले का टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अल्फा 1 जो हो गया वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो कोफिशिएंट आया अल्फा 1 हो गया। ठीक है, अल्फा नोट पहले का टेम्परेचर कोफिशिएंट और अल्फा 1 जो है वो अभी का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी का, यानी T1 बढ़ा, T1 आया, T नोट से T1 हुआ तो अल्फा नोट से अल्फा 1 हो गया। ठीक है, तो अल्फा 1 अगर हम लोग को निकालना है, यानी बाद का, पहले का अल्फा नोट था फिर बाद का हम लोग को अल्फा 1 अगर निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करके निकालेंगे। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, वो वैल्यू मैं आगे बताऊंगा, उसको जो है आप लोग याद रखिएगा और वही फॉर्मूला में पुट करके आप बना सकते हैं। या बहुत सारे क्वेश्चन में जो है अल्फा नोट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो पुट करके हम लोग बनाएंगे, या फिर आप जो है जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप इसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन बी देखिए, अगर कोई एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, यानी R1 दिया हुआ है, या R2 दिया हुआ है, ठीक है, T1 T2 दिया हुआ है और अल्फा कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो फिर R2 हम लोग कैसे निकालेंगे, या इसी फॉर्मूला से हम लोग R1 कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया R2 के बारे में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में R1 दिया हुआ होगा, पहले का टेम्परेचर T1 दिया हुआ रहेगा, बाद का टेम्परेचर T2 दिया हुआ रहेगा, और अल्फा का वैल्यू भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग R2 जो है आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला को फिट करके। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने अभी बताया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये तीसरा फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। किसमें? इस पॉइंट में देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये किसके केस में? कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा या फिर घटेगा। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा सेमीकंडक्टर में, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या है कि यदि टेम्परेचर या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोले तो उसके साइज और शेप में, ठीक है, लेंथ हो गया या फिर एरिया में अगर चेंजेस नहीं आता है, अगर सेम रहता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है या फिर ये जो कंडक्टर है, इसके बीच का जो पॉइंट और पॉइंट बी जो दिया हुआ है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, भी जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ को दर्शाता है। कह रहा है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। कब? जब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और उसमें टेम्परेचर में चेंजेस ना आए तो वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कब होगा? जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उस केस में वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, V इज इक्वल टू RI, ठीक है, और R इज इक्वल टू V/I। ये जो है ओम्स लॉ का, वो जो है ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म जो होता है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि करेक्ट फॉर्म बताइए ओम्स लॉ का, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें से आपको चुनना होगा कि कौन सा करेक्ट फॉर्म है। तो करेक्ट फॉर्म आप याद रख लीजिए, ये है करेक्ट फॉर्म। ठीक है, R इज इक्वल टू V/I, जिसमें R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर टेम्परेचर और फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसके ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म जो हो गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओम्स लॉ का जो एक स्लोप बनता है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, y जो है वो v को दर्शाता है, m r को, x i को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये x एक्सिस हो गया, और ये हो गया m। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx दिया हुआ है, तो y के जगह पे आपका v हो गया, m के जगह पे r हो गया, और x के जगह पे i हो गया। तो v इज इक्वल टू आई आर बोले या v इज इक्वल टू आर आई बोले, ये सेम है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है और आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर आपका वेरी नहीं कर रहा है, तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि इसमें जो है वो लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, और इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो एक लीनियर बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन में बता देता हूं, आप लोग ये याद रखिएगा, और हमेशा ये क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ओम्स लॉ जो है वो किस में एप्लीकेबल है और किस में नहीं एप्लीकेबल है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला जो दिया हुआ है, ओम्स लॉ जो है वो नॉट एप्लीकेबल फॉलोइंग कंडीशन में। किस किस फॉलोइंग कंडीशन में जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है? पहला तो दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें ओम्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका वैक्यूम ट्यूब हो गया या वैक्यूम रेडियो ट्यूब हो गया, नन लीनियर रजिस्टर हो गया, ये सब में जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, गैस फील्ड ट्यूब में एप्लीकेबल नहीं है, मेटल जो कि हीट किया गया, ठीक है, और उसमें मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के वजह से उसमें हीट जनरेट हो रहा है, जैसे आपका हीटर हो गया या फिर बल्ब हो गया, उसमें जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओम्स लॉ डज नॉट वैलिड नॉन लीनियर एलिमेंट, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड एफईटी। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में, नॉन लीनियर एलिमेंट में, जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एफईटी हो गया। यानी सेमीकंडक्टर का जितना भी एलिमेंट्स है उसमें जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आर्क लैम्प। आर्क लैम्प में क्या होता है कि जब उसमें करंट फ्लो करता है
तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिसके कारण से लाइट हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिस भी डिवाइस में करंट फ्लो करने से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है और हीट के कारण से ही रेजिस्टेंस वैरी करता है, तो उसमें जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो देखिए, ओम्स लॉ जो है वो डीसी और एसी दोनों सर्किट के लिए है। ठीक है, डीसी में हम लोग क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं, लेकिन वही एसी के केस में क्या होगा, एसी के केस में लिखते हैं वोल्टेज के जगह पे वोल्टेज लिखेंगे, करंट के जगह पे करंट लिखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के जगह पे हम लोग इम्पीडेंस लिखते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस में क्या होता है, इम्पीडेंस में आता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, एसी के केस में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई जेड, जेड में क्या क्या आ जाता है, जेड में आता है रेजिस्टेंस प्लस इम्पीडेंस आ जाता है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो इम्पीडेंस Z निकल जाता है। तो ये Z हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को जो है हम लोग यहाँ पे पुट करके हम लोग Z निकाल लेंगे, और Z निकालने के बाद फिर हम लोग ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई जेड हम लोग निकाल के हम लोग वोल्टेज पता कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चले, और Z को हम लोग AC में क्या लिखते हैं, AC के फॉर्म में लिखते हैं Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। ठीक है, जब J हटता है, जब यहाँ से J हटाएंगे तो इस साइन में जो है वो चेंजेस आ जाता है। हम लोग आगे एसी फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ओम्स लॉ जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरा का पूरा सर्किट में या किसी एक एलिमेंट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग सर्किट जो है, सर्किट के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम लोग देख लेंगे कि रजिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में लगाएं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक सर्किट है, इसमें R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, ये तीनों सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, कोई भी सर्किट ले लें, अगर सीरीज में अगर सारा एलिमेंट लगा हुआ है तो उसमें करंट जो होगा वो करंट में चेंजेस नहीं होगा, करंट जो होगा वो सेम होगा सभी में। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है किसी भी एलिमेंट में। सीरीज सर्किट में सारे एलिमेंट में अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे R1 है तो R1 में जो है जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस एलिमेंट का उतना वोल्टेज हो जाएगा। तो V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई सब में सेम लेंगे क्योंकि सीरीज सर्किट है, आई सब में सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ R1 का वोल्टेज निकालने के लिए जो करंट दिया होगा वो करंट पुट करेंगे, और R1 का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो हम लोग पुट करेंगे। तो जितना वोल्टेज निकलेगा वो R1 का यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। उसी तरह R2 का वोल्टेज हम लोग निकाल लेंगे, R3 का वोल्टेज निकाल लेंगे, तीनों का वोल्टेज हम लोग ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो वोल्टेज निकल के आएगा वो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, यानी यहाँ से जितना वोल्टेज जो है इन लोगों को, इन तीनों को सप्लाई मिल रहा है वो टोटल वोल्टेज हम लोग को पता चल जाएगा। यानी R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किट। यहाँ वोल्टेज दिया हुआ, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नेक्स्ट देखिए, अगर वोल्टेज हम लोग को इसी सर्किट में अगर हम लोग वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ का वोल्टेज हम लोग को पता है V1 V2 और V3 हम लोग को पता है, तो हम लोग इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो इस V के जगह पे हम लोग I इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, ये सीरीज के केस में हो गया। तो R V के जगह पे इस वोल्टेज के जगह पे I इंटू आर इक्विवेलेंट, इस V1 के जगह पे I इंटू R1। ठीक है, और I सब में सेम ले गए, जो I रहेगा वो सब में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, और दूसरा जो है V2 जो हो गया V2 I1 इंटू R2 और V3 में I इंटू R3। ठीक है, उसके बाद ये इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस सेशन को आप रिवीजन कीजिए और पिछला जितना भी मैंने क्लासेस लिया है उसको आप रिवीजन करते रहें, ताकि जो भी मैं टेस्ट लूंगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें, और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। ठीक है, और जो लोग भी नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।